गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड में प्लांट एनाटॉमी में एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम के बारे में हम पढ़ेंगे आज। और पिछली क्लास में हमने डाइकोट स्टेम के बारे में देखा था, और एक तो आपको मैंने सूरजमुखी के बारे में बताया था, और सूरजमुखी के बाद जो है अब हम चलते हैं अगले टीएस की ओर, और वो है मोनोकोट स्टेम का। तो मोनोकोट स्टेम में किस प्रकार से उत्तकों की व्यवस्था होती है, इसको मैं मिटा देता हूँ। और जिया मेज का हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जिया मेज यानी मक्का एक बीजपत्री है। जिया मेज कुछ अंतर जो है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। इसमें जो एक बीजपत्री स्तंभ है उसके अंदर मैंने आपको वैसे कल बता भी दिया था कि देखिए जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री से अलग कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि स्तंभ पर रोम नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। जैसे हमने डाइकोट में देखा था ना कि वहाँ पर रोम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें रोम नहीं पाए जाते। दूसरा जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस मोनोकोट स्टेम में कैसा होता है, स्क्लेरन काइमेटस होता है, ठीक है, स्क्लेरन काइमेटस, क्लियर, स्क्लेरन काइमेटस होता है हाइपोडर्मिस। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है इसके अंदर कि जो वैस्कुलर बंडल है उनकी संख्या अधिक होती है और वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। 7 पूल यानी वैस्कुलर बंडल वो बिखरे हुए भरण उत्तक में, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, भरण उत्तक में बिखरे हुए, वह संख्या में अधिक होते हैं, ठीक है, संख्या भी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, संख्या में अधिक, क्लियर। तो देखिए इसमें अगला जो था 7 पूल जो है वो वैस्कुलर बंडल भरण उत्तक में बिखरे हुए होते हैं, ग्राउंड टिश्यू में, और संख्या में ये अधिक होते हैं। और अगला जो आता है इसमें अंतर वो ये है कि वैस्कुलर बंडल चारों ओर से, प्रत्येक जो है वैस्कुलर बंडल, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक वैस्कुलर बंडल चारों ओर से बंडल शीथ से घिरा रहता है। बंडल शीथ यानी पूल आच्छद, पूल आच्छद यानी पूल को घेरे हुए जो आवरण है उसको हम पूल आच्छद कहते हैं। पूल आच्छद से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब अगला जो इसमें महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है, ये ऐसे लक्षण हैं जो केवल मोनोकोट स्टेम में पाए जाते हैं। अगला ये है इसमें कि जो वैस्कुलर बंडल हैं वो एक तो संयुक्त होते हैं, ठीक है, यानी जाइलम और फ्लोएम साथ होते हैं। दूसरा समपार्श्विक होते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे से कैसे होते हैं, पार्श्व में होते हैं। और तीसरा अवर्धी यानी बंद होते हैं, ठीक है, बंद होते हैं, क्योंकि कैम्बियम नहीं होती है इसलिए कैसे होते हैं, बंद होते हैं, क्लियर। अगला इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि इनके फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ना ही कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ये विभेदित होते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मज्जा यानी पित्त, एंड मेडुलरी रेज विभेदित नहीं होते हैं, ठीक है, ये नहीं विभेदित होते हैं। जैसे हमने डाइकोट स्टेम में देखा था तो वहाँ पर तो ये स्पष्ट रूप से होते हैं, लेकिन मोनोकोट स्टेम में नहीं होते। तो ये इसके ऐसे लक्षण हैं जो इसे डाइकोट स्टेम से अलग बनाते हैं।
स्तंभ पर रोम नहीं पाए जाते, मोनोकोट है ये, ध्यान रखना। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। 7 पूल वैस्कुलर बंडल व्रण ऊतक में बिखरे हुए व संख्या में अधिक होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरे रहते हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, पूलाच्छिद कहते हैं उसे। वैस्कुलर बंडल संयुक्त समपार्श्विक और अवर्धी होते हैं। अवर्धी इसलिए होते हैं क्योंकि कैम्बियम नहीं पाई जाती। फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा भी नहीं पाई जाती। कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त व मेडुलरी रेज, जैसे हमने डाइकोट में देखा था कि सब अलग अलग भाग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते, यानी विभेदित नहीं होते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी आंतरिक संरचना को बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर होती है। जो भी हमने लक्षण अभी देखे हैं वो किस प्रकार से इसको बताते हैं। तो सबसे बाहर इसके एपिडर्मिस की परत तो खैर होती ही है और उसके ऊपर एक क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है। तो ये एपिडर्मिस है। और इसके ऊपर एक क्यूटिकल की परत है, ये क्यूटिकल की परत है, ठीक है। इसके बाद इसके ठीक नीचे की तरफ मैंने अभी बताया आपको कि जो हाइपोडर्मिस है वो किस प्रकार का होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। तो ये हाइपोडर्मिस इसका है, स्क्लेरेनकाइमेटस। 2 परतें हम इसकी बना लेंगे। ये इसका हाइपोडर्मिस बन गया है। इसको हम हाइपोडर्मिस को स्क्लेरेनकाइमेटस बनाना है तो इसलिए ये व्यवस्था भी इसकी दिखा देते हैं। ये बन गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद आता है इसका ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू में कोशिकाएं जो हैं वो सारी मृदूत की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो मृदूत की कोशिकाओं के साथ साथ अब बंडल शीत कोशिकाएं भी पाई जाती है, इसमें अपने वैस्कुलर बंडल में, और इसके अंदर वैस्कुलर बंडल में बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम होता है। तो देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। तो जैसे एक वैस्कुलर बंडल तो ये बन गया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। और इसी तरह से ये दूसरा वैस्कुलर बंडल और ये तीसरा वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ये है वैस्कुलर बंडल। तो इसके अंदर ये इसकी बंडल शीत कोशिकाएं, ये मृदूत की कोशिकाएं हैं। जो अभी मैं बना रहा हूँ ये तो मृदूत की हैं, लेकिन इसके अंदर की तरफ बंडल शीत कोशिकाएं होती हैं, ये तो मृदूत की हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं बाकी जो कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से गोलाकार या अंडाकार स्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थल युक्त पाई जाती हैं। ये इस प्रकार की कोशिकाएं पूरी जो वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए हैं पूरे में पाई जाती हैं।
ये बन गया। तो इसके बाद आगे देखें हम इसके अंदर की तरफ क्या व्यवस्था है। तो अंदर की तरफ इस प्रकार से, इसको मैं थोड़ा सा गहरा बना देता हूँ। ये वैस्कुलर बंडल, और अंदर जो है इस प्रकार से इसके पाई जाती हैं बंडल शीथ। ये बंडल शीथ है। इसकी 2 या 3 परतें हो सकती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम तो अपने जगह के हिसाब से बना रहे हैं, वैसे इसकी 2 या 3 परतें होती हैं। और इसी तरह से इसके अंदर है, तो इसके अंदर ये बना दी हमने इसकी। ये हो गया बंडल शीथ। बंडल शीथ कोशिकाएं बनने के बाद अब इसमें हम जाइलम और फ्लोएम की स्थिति को देखते हैं किस प्रकार की होती है। तो ये है इसका मेटाजाइलम और ये है इसका प्रोटोजाइलम। इसी तरह से ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, इसी तरह से ये मेटा और ये प्रोटो। ठीक है, ये बन गए इसके मेटा और प्रोटोजाइलम। और फिर इसके अंदर की ओर जो है इसको घेरे हुए ये फ्लोएम हो गया। ये फ्लोएम, तो सारे भाग मोनोकोट स्टेम के बन चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके एक एक करके सारे भागों को देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। सबसे ऊपर है क्यूटिकल, ठीक है, इसके बाद आती है एपिडर्मिस और फिर आती है ये हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कैसी है, इसमें स्क्लेरेन्काइमा। फिर आ जाएगा ये ग्राउंड टिश्यू, ये वैस्कुलर बंडल है और वैस्कुलर बंडल में बाहर की ओर ये बंडल शीथ हैं, ठीक है, और ये इसका ये हो गया इसका मेटाजाइलम। फिर आ गया फ्लोएम और फिर आ गया इसमें प्रोटोजाइलम। तो सारे भाग इसके बन चुके हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं हम
एक स्तरीय एपिडर्मिस, उसके ऊपर एक क्यूटिकल की परत। हाइपोडर्मिस कैसी है? स्क्लेरेंकाइमेटस है। उसके बाद ये सारा भ्रूणोत्तक वाला भाग है और भ्रूणोत्तक में वैस्कुलर बंडल इस तरह से कई सारे होते हैं, वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। आउटलाइन में हम देखेंगे इसकी बना करके तो बहुत सारे वैस्कुलर बंडल हम भ्रूणोत्तक में देख सकेंगे। वैस्कुलर बंडल इसमें बंद प्रकार के होते हैं, खुले नहीं होते क्योंकि कैम्बियम नहीं होते, केवल जाइलम और फ्लोएम होते हैं, एक दूसरे से पार्श्व स्थिति पर होते हैं। और साथ ही साथ जो मेटाजाइलम है वो परिधि की ओर होता है, प्रोटोजाइलम अंदर सेंटर की ओर होता है। तो इस प्रकार से एंडार्क अवस्था यानी कि अंतः आदि दारुक अवस्था स्टेम में पाई जाती है। यही डाइकोट में होती है और यही मोनोकोट में होती है। जबकि रूट में कैसी होती है? ये प्रोटोजाइलम कहाँ होती है? परिधि की तरफ होती है यानी कि एक्सार्क होती है। ठीक है। और वैस्कुलर बंडल बंद हैं, 7 पूल बंद प्रकार के हैं, संयुक्त है, समपार्श्विक हैं और इनके फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक नहीं पाया जाता। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कहीं भी एंडोडर्मिस नहीं बनाई, पेरिसाइकिल नहीं बनी है, तो इनका विभेदन ही नहीं होता तो ये बनेगी कहाँ से? तो ये इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। मक्का के स्तंभ जो 1-7 स्तंभ क्या इसमें जो मक्का के बाद जो है वो आता है इसमें गेहूं का। ठीक है। गेहूं में थोड़ी सी अलग प्रकार की व्यवस्था है तो उसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मक्का का डायग्राम और बना लेते हैं जल्दी से ताकि 2 हो जाएंगे। मक्का का क्या, इसका गेहूं का बना लेते हैं। मक्का का तो बन ही गया। तो गेहूं में देखिए सबसे ऊपर तो होती है एपिडर्मिस, तो ये तो बना ली हमने एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस की भित्तियों पर स्थूलन पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्थूलन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। और क्या है? और होते हैं रंध्र। ठीक है, ये इसके रंध्र हो गए। और फिर आ जाओ नीचे की तरफ, तो नीचे इसके जस्ट नीचे एपिडर्मिस के नीचे होता है इसका हाइपोडर्मल वाला भाग, जिसके अंदर एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस जो क्यूटिकल है, इसके ऊपर एक क्यूटिकल भी पाई जाती है, इसके ऊपर एक क्यूटिकल है। ये मक्का का नहीं है, ये गेहूं का है। ठीक है, ये याद रखो। और इसके नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस में अल्टरनेट कोशिकाएं होती हैं। मृदुत की क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों कैसी होती हैं? एक दूसरे से अल्टरनेट होती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ वैस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स रीजन में हाइपोडर्मल वैस्कुलर बंडल इनको बोला जाता है। इस प्रकार से होती है, देखेंगे तो ये तो जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं ये तो हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है, ये क्लोरेनकाइमा है। इस प्रकार से इसके अंदर क्लोरेनकाइमा। ठीक है। और इधर भी ये भी क्लोरेनकाइमा है। अल्टरनेट बनानी है हमें, इसलिए व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था है उस हिसाब से। तो ये हो गई इसके अंदर क्लोरेनकाइमा। अब जो स्क्लेरेनकाइमा है वो अल्टरनेट होती है और नीचे इसकी 2-4 परतें होती हैं। तो यहाँ पर तो क्या है? वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल है इसके। ठीक है। और इसको घेरे हुए कुछ और मृदुत की कोशिकाएं हैं, ये वाली क्लोरेनकाइमा जो है वो। ठीक है, ये हो गई जैसे। और फिर आ जाती है इसके बीच में, ये है इसकी स्क्लेरेनकाइमा। तो इसकी देखिए यहाँ से इसको वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ से होकर के और इसकी 2, 3, 4 परतें पाई जाती हैं।
ठीक है, ये हो गई इसकी एक परत और बना देते हैं। ये बन गई। तो इसके अंदर इसको अल्टरनेट व्यवस्था दिखानी है, तो इनके अंदर तो क्या होते हैं, क्लोरेनकाइमा है इसलिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये तो इसकी हो गई क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा बन गई। और क्लोरेनकाइमा के बाद बीच में जो भाग है ये वाला, ये इसका है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये अल्टरनेट हो जाता है इस प्रकार से, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा दोनों बन चुके हैं। और अगला भाग आता है इसमें इसका ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में मेटाजाइलम बाहर की ओर, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, इसके अलावा फ्लोएम ऊपर की तरफ होता है और बंडल शीथ इसको घेरे हुए होती है। बाकी वही व्यवस्था है जैसे कि हमने पहले वैस्कुलर बंडल में पढ़ी है। तो ये इसका वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल में ये तो हो गया इसका ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, और ये है इसका ये बंडल शीथ हो गई। और ये हो गया इसका फ्लोएम। थोड़े बहुत अंतर होते हैं एक दूसरे से, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और बाकी जो भाग है वो सारा कैसा है इसका, ग्राउंड टिश्यू का। ये ग्राउंड टिश्यू है जिसमें मृदुत की कोशिकाएं हैं। बड़े बड़े अवकाश होते हैं इनमें भी। ये बन गया। अब इसमें वही भाग हैं, देखिए ऊपर की ओर क्यूटिकल, फिर आ जाती है ये हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस में क्लोरेनकाइमा है, क्लोरेनकाइमा, फिर है स्क्लेरेनकाइमा। ये वैस्कुलर बंडल है, ये ग्राउंड टिश्यू है, और बाकी ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, बीच में फ्लोएम,
और इनको घेरे हुए बंडल शीथ। तो ये है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि गेहूं का स्टेम। तो गेहूं के स्टेम में इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो इसका हाइपोडर्मल वाला रीजन है उसके अंदर स्क्लेरन काइमेटस और क्लोरेन काइमेटस अल्टरनेट होती हैं, और अल्टरनेट होने के साथ साथ वैस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं बीच में, मध्य में यहाँ पर, ठीक है। और अब देखिए ऊपर जो आप देख सकते हैं कि रंध्र यहाँ बने हुए हैं, ये रंध्र हैं इसके, और रंध्र कहाँ है? केवल वहाँ है जहाँ पर सामने कौन सी कोशिकाएं हैं? क्लोरेन काइमा है। स्क्लेरन काइमा के सामने रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। बाकी इसमें वैस्कुलर बंडल की वही व्यवस्था है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसमें मोनोकोट स्टेम मक्का में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। वैस्कुलर बंडल, जो ये वाले वैस्कुलर बंडल हैं, ये जो ठीक इनमें उत्तकों की व्यवस्था है वही उत्तकों की व्यवस्था इनमें होती है, ठीक है। ये छोटे होते हैं बस, ये बड़े होते हैं, इतना ही अंतर होता है। बाकी सब व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो इनमें जो व्यवस्था है वही व्यवस्था इन वैस्कुलर बंडल में भी पाई जाती है, ठीक है। तो मोनोकोट स्टेम गेहूं और मक्का दोनों हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम एक डिफरेंट जो टॉपिक है पत्ती की आंतरिक संरचना, उसके साथ उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।